जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। महाराष्ट्र में है इस समय बड़ी टेंशन। एकनाथ शिंदे को शायद समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से वो आगे बढ़ने वाले हैं। शिवसेना दो फाड़ करने के बाद एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ आ गए थे। उसके बाद वो यहाँ के मुख्यमंत्री बने। लेकिन एनसीबी के दो फाड़ होने के बाद अजीत पवार के शपथ लेने के बाद उप मुख्यमंत्री के रूप में कहीं ना कहीं टेंशन्स बढ़ रही हैं, चाहे वो सीटों के विभाजन को लेकर हो या फिर आने वाली सरकार में अपने रोल को लेकर। महाराष्ट्र में इस समय विधानसभा का समीकरण बदल चुका है। सरकार की तस्वीर बदल चुकी है। जून के महीने में जो विधायक विपक्ष में थे अब ट्रेजरी बेंच पर आ चुके हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे अजीत पवार अब महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम बन चुके हैं। सरकार को घेरते रहे विधायक अब सरकार का बचाव करते नजर आएंगे। बदलाव की इस बयार से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की नींव रखने वाले शरद पवार और उनके समर्थकों के साथ ही महाविकास अघाड़ी में बेचैनी। एनसीपी पर कंट्रोल की लड़ाई अब चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है। वहीं ऐसा भी नहीं है कि कुनबा बढ़ने के बाद सत्ताधारी महायुति में जश्न का माहौल हो। सत्ताधारी गठबंधन में भी हलचल बढ़ी हुई है। एनडीए में अजीत पवार की एंट्री और डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के बाद शरद पवार खेमे के बाद अगर कहीं सबसे अधिक बेचैनी नजर आ रही है तो वो है खुद शिवसेना। एकनाथ शिंदे की पार्टी के विधायकों से लेकर मंत्री तक सभी बेचैन हैं। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब गठबंधन का कुनबा बढ़ा, सियासी ताकत बढ़ी, तो फिर शिंदे खेमा इतना बेचैन क्यों है? शिंदे खेमे की इस बेचैनी के पीछे महाराष्ट्र की सियासत को समझने वाले चार प्रमुख वजह बताते हैं। पहली है बार्गेनिंग पावर, मतलब कि इनकी बार्गेनिंग पावर जो है वो काफ़ी कम हो चुकी है। दूसरा है मंत्रिमंडल में कोटा और अहम विभागों को लेकर संघर्ष। तीसरा है राजनीतिक भविष्य की चिंता और चौथा है लोकसभा के साथ ही विधानसभा सीटों का कोटा। अजीत पवार के महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के कारण एकनाथ शिंदे की बार्गेनिंग पावर अब कम हो जाएगी। अजीत के आने से पहले तक महाराष्ट्र के गठबंधन में शिंदे जितना ताकतवर थे, अब वे उतना रहेंगे नहीं। महाराष्ट्र की सरकार में पहले दो बड़े भागीदार थे। एक बीजेपी, जो विधानसभा में 105 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी भी है। दूसरी है एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना, जिसके करीब 40 विधायक हैं। सरकार को छोटे दल, निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन है, लेकिन बीजेपी शिवसेना के विधायकों की संख्या बहुमत के लिए जरूरी है, जो कि 145 आंकड़े को पहुंच भी जा रही है। ऐसे में मंत्रिमंडल में कोटे को लेकर संघर्ष इन दोनों दलों के बीच में था, जो कि अब अजीत की एंट्री के बाद में त्रिकोणीय हो गया है। महाराष्ट्र सरकार में अजीत की एंट्री तक 18 मंत्री थे। शिंदे सरकार में शिवसेना और बीजेपी के 9 मंत्री थे। अब अजीत की एंट्री के बाद सरकार की तस्वीर बदली। शिंदे सरकार में मंत्रियों की संख्या 27 तक पहुंच गई है। बीजेपी और शिवसेना के बाद अब अजीत पवार समेत एनसीपी के 9 विधायक भी मंत्री बनाए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या 42 हो सकती है। ऐसे में अब मंत्रिमंडल में 14 जगह बचती हैं। अजीत पवार ने शपथ ग्रहण के बाद कहा था कि और चेहरों को मौका मिलेगा, हम इसके लिए प्रयास करेंगे। ऐसे में मंत्रिमंडल में कोटे को लेकर एक नया संघर्ष छिड़ता नजर आ रहा है। अजीत पवार ने सरकार में शामिल होने की अहम विभागों पर दावा भी किया है। अजीत ने वित्त और योजना, सिंचाई, विपणन जैसे अहम विभाग एनसीपी कोटे के मंत्रियों के लिए मांगे। मंत्रिमंडल विस्तार में शिंदे खेमे के कई विधायक मंत्री बनने की ख्वाहिश पाले बैठे हैं। शिंदे खेमे के विधायकों को मंत्रिमंडल में आधी हिस्सेदारी की उम्मीद थी, जो कि अजीत के शामिल होने के बाद 1/3 पर आ चुकी है। अब अहम विभागों पर अजीत के दावे ने भी शिंदे खेमे की बेचैनी बढ़ा दी। शिंदे खेमे में बेचैनी की एक बड़ी वजह सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर भी है। बीजेपी 105 सीटों के साथ गठबंधन की सबसे बड़ी साझेदार है। शिंदे की पार्टी 40 विधायक हैं और अजीत खेमे के दावे को ही मान लें तो एनसीपी के 32 विधायक हैं। ऐसे में शिंदा खेमा हो गया या अजीत का, दोनों का ही दावा चुनाव में पिछली बार से अधिक सीटें जीत कर आने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में विधानसभा सीटों का बंटवारा किस तरह से होगा, शिंदे खेमे की बेचैनी की एक बड़ी वजह यही है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव होना है और ये चुनाव गठबंधन के लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह होगा। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें। 2019 चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने 25 और शिवसेना ने 23 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। बीजेपी को 23 और शिवसेना को 18 सीटों पर जीत मिली थी। शिंदे की पार्टी ने उन सीटों पर दावा कर दिया है जिन पर पिछली बार वे लड़े थे। दूसरी तरफ बीजेपी कह चुकी है कि यह दावा व्यवहारिक नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के 48 में से 45 सीटें जीतने का दावा कर चुके हैं। बीजेपी भी पिछली बार से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। शिंदे की पार्टी भी 23 लोकसभा सीटों पर दावा कर रही है। अजीत पवार की पार्टी भी अधिक सीटों पर लड़ना चाहती है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा आखिर कैसे होगा? अजीत पवार की सरकार में शामिल होने के बाद सीएम की कुर्सी शिंदे के भविष्य को लेकर भी चर्चा छिड़ गई। अजीत को सरकार में शामिल कराने के पीछे बीजेपी की स्टीयरिंग थामने की रणनीति को भी वजह बताया जा रहा है।
ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इस मास्टर स्ट्रोक से शिंदे खेमे की बार्गेनिंग पावर ही जीरो कर दी है। समीकरण अब इतने बदल चुके हैं कि अगर शिंदे सरकार से बाहर भी चले जाएं तो भी पार्टी अजीत और अन्य के सहारे सरकार चला सकती है। ताज़ा हालात में ये भी मान लें कि अजीत के साथ बस 24 विधायक ही हैं, तब भी सरकार के पास 189 विधायक हैं। शिंदे के 40 विधायक कम भी कर दें तो सरकार के पास 149 विधायक बचते हैं। 288 सदस्यों वाली बहुमत के लिए 145 विधायकों के समर्थन की ज़रूरत होती है। विधानसभा की 2 सीटें रिक्त हैं। ऐसे में 286 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए जादुई आंकड़ा 144 विधायकों का है। सरकार के पास शिंदे की पार्टी को हटाकर भी 149 विधायकों का समर्थन है, जो बहुमत के लिए ज़रूरी आंकड़े से ज़्यादा है। ऐसे में शिंदे समर्थकों को अपने शिंदे सरकार के भविष्य की चिंता भी सताने लगी। इस बेचैनी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि शिंदे को अपने समर्थकों की मीटिंग करके ये कहना पड़ा कि मैं अभी मुख्यमंत्री हूँ और 2024 में भी मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। शिंदे का दावा कितना सच है, कितना फसाना साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि इस समय भारत की राजनीति एक अलग ही अध्याय देख रही है और जिन लोगों को राजनीति में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है उनके लिए एक बहुत ही मज़ेदार समय है। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।